नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और वोट चोरी, ये दो मुद्दे थे जिनको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्षी दल के सदस्य साथियों ने की। पिछले कई महीने से हम इस बात को सुन रहे हैं, खासतौर से जब से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारी है। ये वोट चोरी का मुद्दा, फिर जब एसआईआर शुरू हुआ बिहार में तो उसको एसआईआर को जोड़ लिया उसी में। तो एसआईआर का मुद्दा लेकर राहुल गांधी बिहार चुनाव में उतरे। उनके कुछ साथी समर्थन में थे, कुछ विरोध में थे, कुछ बीच में थे। तो इस मुद्दे को लेकर बहस कराने के लिए संसद का मॉनसून सत्र चलने नहीं दिया कांग्रेस और विपक्ष ने। संसद का मॉनसून सत्र चल सकता था इसी तरह से जैसे अभी संसद का शीतकालीन सत्र अब चलना शुरू हुआ है। तो इस पूरी बहस ने कई चीज़ें स्पष्ट की हैं। पहली बात तो ये है कि संसद का मॉनसून सत्र बर्बाद करके और फिर शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा के लिए तैयार होकर विपक्ष ने ये साबित कर दिया कि उनके यहाँ कोई संसदीय रणनीति के बारे में सोचने वाला, जानने वाला नहीं है। जो संसदीय रणनीति होती है, मुद्दे को उठाया कैसे जाए, ये बहुत बड़ी रणनीतिक बात होती है कि मुद्दा हम उठा लें। अगर सत्तारूढ़ दल नहीं चाहता है कि उस पर चर्चा हो तो हम उस मुद्दे का जो आधार है उसको व्यापक कर दें, उसको दिखाने के लिए छोटा कर दें, लेकिन हम बोलेंगे तो उसी मुद्दे पर। तो ये एक रणनीति होती है जो विपक्ष में अगर जानकार लोग हैं तो उनको समझ में आता है, राजनीति को समझते हैं, मुद्दों को समझते हैं, तो वो ऐसा कर पाते हैं। और ये काम विपक्ष नहीं कर पाया, ये काम किया सत्तारूढ़ दल ने। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। पहले तो उन्होंने जो है मॉनसून सत्र में विपक्ष को हंगामा करने दिया। वो हंगामा करके विपक्ष ने अपनी ही इमेज खराब की। अपने मुद्दे पर वो बोलने का मौका चूक गए। अगर बहस मॉनसून सत्र में होती तो उनको बोलने का मौका मिलता और बिहार चुनाव से पहले बोलने का मौका मिलता, लेकिन वो चूक गए और भाजपा ने उसे होने दिया। वो चाणक्य की वही नीति, जब आपका दुश्मन अपना नुकसान कर रहा हो तो चुप रहिए। तो मॉनसून सत्र में विपक्ष अपना नुकसान कर रहा था, बीजेपी चुप रही। उसे जो विधेयक पास कराने थे वो करा लिया। तो उसमें कोई सत्तारूढ़ दल का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का, कि चर्चा नहीं हो पाई विषयों पर, विधेयक जो पास हुए उन पर, और विपक्ष को उन मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं मिला। ये गंवाया विपक्ष ने। दूसरा तरीका होता है, विपक्ष के पास ब्रह्मास्त्र होता है कि अगर सरकार किसी मुद्दे पर उनको लगता है कि चर्चा के लिए तैयार नहीं है तो विपक्ष को संसदीय जनतंत्र ने एक ब्रह्मास्त्र दिया है जिसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है जिसको जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी नोटिस देते हैं और वो एक्सेप्ट होता है, बाकी संसद की सारी कार्यवाही रुक जाती है, सारी प्रोसीडिंग्स, सारे मुद्दे रुक जाते हैं, पहले उस पर चर्चा होती है। एक। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव पर आप किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, देश के, दुनिया के, अपने गली के, मोहल्ले के किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं है। सरकार की ओर से कोई नहीं बोल सकता कि आप इस मुद्दे पर क्यों बोल रहे हैं। तो विपक्ष के पास ये दोनों तरीके थे। तो शीतकालीन सत्र में किरण रिजिजू ने किया कि इस मुद्दे का आधार बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा एसआईआर पर तो संविधान के मुताबिक चर्चा हो नहीं सकती, क्योंकि एसआईआर का काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी सरकार के अधीन नहीं है। तो उस पर चर्चा होगी तो उसका जवाब कौन देगा? किसी मुद्दे पर चर्चा होती है संसद में तो उस विभाग का मंत्री या प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। चुनाव आयोग तो सरकार का कोई विभाग है नहीं, और चुनाव आयोग के सदस्य जो है वो संसद में है नहीं, तो जवाब कौन देगा? इसलिए सरकार इनकार कर रही थी। तो सरकार ने कहा इसका दायरा बढ़ा देते हैं, चुनाव सुधार पर बात कर लीजिए, उसमें आप एसआईआर पर भी बोल लीजिएगा। तो सरकार को सीधे एसआईआर की बजाय चुनाव सुधार पर जवाब देना होगा, और उसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। और जवाब ऐसा दिया। अब क्या हुआ
कि इस पूरे मुद्दे को जो सड़क पर उठा रहे थे राहुल गांधी और उनके साथी, वो संसद में उठाने का मौका मिला और संसद में सरकार को उसका जवाब देने का मौका मिला और जवाब तथ्यात्मक रूप से सरकार ने दिया। जो मुख्य मुद्दे उठाए उनका एक एक करके जवाब दिया। पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसको दोहराऊंगा नहीं। उससे साबित हुआ कि विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं था, तथ्य नहीं था, कोई मुद्दा ही नहीं था। वो केवल शोर मचाने के लिए एक मुद्दा उठा रहे थे। उन्होंने जो भी तथ्य, चाहे राहुल गांधी हो चाहे दूसरे वक्ता हों, जो भी तथ्य पेश किए उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो जो बात सड़क और गली में थी वो बात संसद के रिकॉर्ड में आ गई, हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि सबसे बड़े विपक्षी दल और उसके साथियों ने किस तरह से इस मुद्दे पर झूठ बोला, सच्चाई का सामना नहीं किया और किस तरह से सत्तारूढ़ दल ने जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट किया। चाहे वो चुनाव आयुक्तों के चुनाव में जो समिति बनी है उसमें सीजीआई का ना होना हो, चाहे वो जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको 45 दिन में उस डिलीट करने का मामला हो, और चाहे मतदाता सूची में बदलाव का मामला हो। सारे मुद्दों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और राहुल गांधी के पूरे मुद्दे को हवा में उड़ा दिया। राहुल गांधी के पास अब इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं और राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा भी नहीं बचा। आप देखिए, संसद की कार्यवाही अब सामान्य ढंग से चल रही है क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है बड़ा। किस मुद्दे पर सरकार को घेरे? जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे उस पर खुद घिर गए। तो एक बहुत पुरानी घटना है, अब वो एक तरह से मुहावरा बन चुकी है, अलग अलग शहरों के बारे में कही जाती है। मैंने जो सुना है, पहली बार सुना है, वो कानपुर मेडिकल कॉलेज के सामने कोई रेस्टोरेंट था, उसकी कहानी है कि कुछ लड़के गए रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए। तो जो होता है कि बेरा आया, उसने पानी दिया, पानी पिया इन लोगों ने। उसके बाद तय किया कि नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। और चलते समय एक गिलास गिर गया, हाथ से लगा, टूट गया। अगर आप इस तरह के रेस्टोरेंट में गए हों तो आपने देखा होगा कि वो बेरा जाकर मालिक काउंटर पर जो बैठा है, मैनेजर या मालिक जो भी बैठा है, उसको बताता है कि इस टेबल का कितना बिल हुआ। तो मालिक या मैनेजर ने पूछा, बेरे का जवाब था, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। यानी खाने पीने का कुछ नहीं क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं, जो गिलास तोड़ दिया उसका 12 आने दाम है, वो इनसे लिया जाना चाहिए। तो यही हुआ है ये एसआईआर या आप कहें चुनाव सुधार, जो भी नाम दें, उस पर चर्चा से। विपक्ष ने कुछ खाया पिया नहीं, मतलब कुछ उनको मिला नहीं इस मुद्दे से। अब आप इस मुद्दे का क्रमिक जो है विकास देखिए। इस मुद्दे को कई महीने से और ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे एक एक राज्य हारते गए, कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग इस मुद्दे को उठाते रहे। राहुल गांधी इस बात को समझाने की इस देश की जनता को लगातार कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो हारते नहीं हैं, उनको हराया जाता है। वोट चोरी होती है, लेकिन वोट चोरी कैसे होती है, कहाँ वोट चोरी हुई है, ये वो बता नहीं पाते। जो तथ्य लेकर आते हैं 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, उसका भंडा फोड़ हो जाता है। ये सब गलत है। जिन लोगों को सामने लेकर आते हैं कि इन्होंने जो है ये शिकार है, वही दूसरे दिन बताते हैं कांग्रेस के लोग आए थे और हमसे कहा था ऐसा बोलने को, इसलिए बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारा न तो मतदाता सूची से नाम कटा था और न हमको किसी ने वोट देने से रोका था, हमने वोट दिया था। तो राहुल गांधी इन बातों से विचलित नहीं होते, ये उनकी अच्छाई है। अब आप बुराई कहना चाहें तो बुराई भी कह सकते हैं कि वो झूठ एक्सपोज होने के बाद उससे विचलित नहीं होते, वो उस पर टिके रहते हैं। उसका नतीजा, उसका अंजाम चाहे जो हो। और उनकी पूरी राजनीति का यही चरित्र है कि झूठ बोलो और उस पर टिके रहो। जब लगे कि टिकना मुश्किल हो रहा है तो अगले झूठ पर चले जाओ। हालत ये हुई कि जिस मुद्दे को देश के लिए और देश के जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे, जिस मुद्दे को देश के जनतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे थे,
उस मुद्दे पर बहस का जवाब सुनने से पहले ही सदन से उठकर भाग गए राहुल गांधी और उनके साथी। जवाब भी नहीं सुन पाए, उसकी भी क्षमता नहीं रही। आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं, आप अदालत में जाते हैं, कोई याचिका दायर करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि आपका वकील आपका पक्ष रखेगा उसके बाद चला जाएगा अदालत से। दूसरे पक्ष का वकील भी बोलता है, उसके बाद फैसला होता है। तो ये मुद्दा चलाते रहे। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से शुरू किया, महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे और बिहार हारे। मतलब जनता ने अपना आदेश सुना दिया कि हम तो इनकी बात मानना तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं। तो जनता की अदालत में ये मामला खारिज हो गया सुनवाई से पहले ही कि ये विश्वसनीय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में था कि नहीं, हमने वोट दिया कि नहीं। हम जानते हैं कि हमारा किसी ने वोट काटा कि नहीं काटा, इसकी जानकारी हमको है। राहुल गांधी जो बता रहे हैं उस पर हमको विश्वास नहीं। और सबसे बड़ी मुहर लगी बिहार के चुनाव से, क्योंकि बिहार में एसआईआर भी हुआ, बाकी राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ था। तो एसआईआर में आरोप लगाया गया कि लाखों करोड़ों लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है किसी एक समुदाय को। पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए मतदाता सूची से। 6 लोग भी सामने नहीं आए जो कहें कि हम जीवित हैं, हमें मतदाता सूची में हमारा नाम होना चाहिए था, लेकिन हमारा नाम काट दिया गया। ये है राहुल गांधी के मुद्दे का सच, जिसका कोई आधार नहीं है। जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ये हमारी कोई लड़ाई ही नहीं, हमारा मुद्दा ही नहीं है। फिर भी राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रहा। तो संसद में जो हुआ, इस बहस ने इस मुद्दे पर सरकार की सत्तारूढ़ दल की पकड़ और सत्तारूढ़ दल की विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया। विपक्ष की विश्वसनीयता जो पहले से नीचे है उसको और गर्त में ढकेल दिया कि विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, उसके पास कोई सच्चाई नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और इतना ये सब तो है ही, साथ में उसमें उसका उस बातों का, उन आरोपों का जवाब सुनने का भी धैर्य नहीं है, उसकी भी क्षमता नहीं है। भाई, संसदीय जनतंत्र में बहस होती है जब संसद में या विधानसभा में, तो विपक्ष अपने आरोप लगाता है, उसके पक्ष में अपने तर्क देता है, अगर तथ्य हो तो तथ्य भी देता है, और सत्तारूढ़ दल उसका जवाब देता है। और अब तो जो है इसका सजीव प्रसारण होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। आप अपने घर में बैठकर, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी बैठे हों, गाड़ी में बैठे हों, बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, अपने मोबाइल पर सब कुछ देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। उसके आधार पर जनमत बनता है, जनमानस अपनी राय बनाता है। तो जिसने भी इस बहस को पूरा सुना होगा उसको समझ में आ गया होगा कि इस विपक्ष के पास, राहुल गांधी के पास, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनकी बातें विश्वसनीय नहीं हैं। इस पर मुहर लगवा दी राहुल गांधी ने, ये चर्चा करा के, ये बहस करा के। सवाल ये है कि जब बहस होती है इस तरह की, तो आमतौर पर यह होता है कि विपक्ष पूरी तैयारी से आता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है। और ये बहस होती है जनता के लिए, होती तो संसद में, विधानसभा में है, लेकिन उसका संदेश देने की कोशिश होती है आम जनता को कि देखिए हमने किस तरह से सरकार को एक्सपोज कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। और यहाँ उल्टा हुआ, विपक्ष ही कटघरे में खड़ा हो गया। और जिस तरह से अमित शाह ने बताया कि वोट चोरी का सिलसिला तो गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों से चल रहा है। शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से हुई। वोट मिला था सरदार पटेल को, चोरी कर लिया जवाहरलाल नेहरू ने। वोट चोरी में अदालत से पकड़ी गई, सजा हुई इंदिरा गांधी को। और हुआ क्या, उसके बाद जो है कानून बदल दिया, संविधान बदल दिया, इमरजेंसी लगा दी। और इस तरह से एक एक करके उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट चोरी हुई। सोनिया गांधी के खिलाफ जो वाद दायर हुआ उसका भी जिक्र कर दिया। वो इस देश की नागरिक बनी, उससे पहले मतदाता बन गई थी। तो और उसके अलावा उन्होंने उदाहरण दिया कि जब वायनाड से लड़े थे राहुल गांधी, तब भी 17 लाख
वोटर्स के नाम हटाए गए थे वो फर्जी पाए गए थे। तो राहुल गांधी क्या फर्जी वोट से जीते थे? उस समय क्यों नहीं उठाया वोट चोरी का मामला? कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि जिस उद्देश्य से ये मुद्दा उठाया था विपक्ष ने, उसका ठीक उल्टा हो गया। सत्तारूढ़ दल को कोई नुकसान हो, कोई क्षति पहुंचे, उसकी इमेज पर कोई असर पड़े, प्रतिकूल असर पड़े, प्रधानमंत्री की इमेज पर प्रतिकूल असर पड़े, उनकी सरकार के बारे में धारणा बदलने वाली कोई बात हो, इसका ठीक उल्टा हो गई। विपक्ष जिसकी विश्वसनीयता मैं बार बार कह रहा हूं, जो एक वाक्य बोला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कि मैं बताता हूं कि आप चुनाव क्यों हार रहे हैं, आप अपने नेतृत्व की वजह से चुनाव हार रहे हैं, उसको राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि दरअसल उन्हीं के नेतृत्व की वजह से उनकी पार्टी और उनके साथी चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी ने सड़क पर, चुनाव में और संसद में तीनों जगह साबित कर दिया कि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, उनको संसदीय मामलों की जानकारी नहीं है, उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। वो संसद में बहस के लिए आते हैं, मुद्दा उठाते हैं बिना किसी तैयारी के, बिना किसी जानकारी के। मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि अगर वो अपने परिवार का इतिहास ही पढ़ लेते, अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लेते, देश का इतिहास छोड़ दीजिए, तो भी उनकी बातें ज़्यादा तार्किक होती हैं। तब उनको समझ में आता कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वो हर बार ऐसी बात बोलते हैं जिस पर वो खुद नहीं, उनका पूरा परिवार घिरता है, और परिवार पर सवाल उठता है, फिर चिल्लाते हैं कि भाई हर बात में नेहरू को ले आते हैं। जहाँ से शुरुआत होगी वहीं की बात होगी ना। जब गंगा की बात होगी तो गोमुख और गंगोत्री की बात होगी। तो जो उद्गम स्थल है गंगा का, उसका नाम लिए बिना गंगा की बात कैसे होगी? तो बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, जनतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ने का, संविधान को कुचलने का, इन सब मुद्दों का उद्गम अगर कांग्रेस से है, गांधी परिवार से है, तो उनकी चर्चा क्यों नहीं होगी? तो या तो आप उस पर चर्चा मत कीजिए या फिर सुनने के लिए तैयार रहिए। तीसरा एक और तरीका होता है सार्वजनिक जीवन में कि भाई आप कह सकते हैं हमारी पुरानी पीढ़ी ने, हमारे पुराने नेताओं ने गलती की थी, उसको हम मानते हैं कि वो गलत था, उसकी माफ़ी मांगते हैं। अब आइए आज से नई शुरुआत करते हैं। वो भी कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे बड़ी बात, गलती हुई इसका एहसास होना चाहिए। जब तक उसका एहसास नहीं होगा तब तक पाप का प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित नहीं होगा तो पाप के दाग से छुटकारा नहीं मिलेगा। वही हो रहा है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के साथ, और जब तक वो इस पर अड़े रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।